हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल लखनमाली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हम यहां पर सेकंड ग्रेड और रीट के लिए संस्कृत का यहां पर फ्री कोर्स आपको चला रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी संस्कृत के हैं, बिल्कुल आसान तरीका से यहां पर आप संस्कृत पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आती है। यहां पर मैं आपको पूरा सिलेबस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं, एकदम अच्छे तरीका से। यदि आप YouTube चैनल पे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल है लखनमाली, अभी सब्सक्राइब करना है। इसके बाद में यहां पर देख रहे हैं मिशन संस्कृत ज्ञान, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन पर भी आप स्टडी कर सकते हैं। यहां पर आपको पेड और फ्री दोनों कोर्स मिल जाते हैं। यदि आप सेकंड ग्रेड का कोर्स पूरा लेना चाहते हैं तो 1151 रुपए में पूरा कोर्स है। रीट का कोर्स लेना चाहते हैं तो 599 में पूरा कोर्स है दोस्तों, ठीक है। और ऐसे आप पढ़ना चाह रहे हैं यहां, तो यहां भी पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको, यहां आप कोर्स लोगे तो यहां पर PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह है, कई अतिरिक्त चीजें भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। कोर्स आपको यहां पर भी हम करवाएंगे, इसलिए लगातार क्लासेज में आप जुड़ते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, आज हम आपको यहां पर व्यंजन संधि के अंतर्गत जस्तु संधि बताने वाले हैं। जस्तु संधि का जो टॉपिक है, ये व्यंजन संधि के अंदर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लो, जहां पर आप संस्कृत पढ़ते हैं, सब जगह पर आपको जस्तु संधि के उदाहरण मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, आप कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं। इसलिए काफी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। मैं आपको बहुत ही सरल तरीका से इसको समझाऊंगा, और ये वीडियो देखने के बाद में आपका कोई भी सवाल कभी भी गलत नहीं होगा इस टॉपिक को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखते हैं यहां पर नाम दे रखा है जस्तु संधि। हमने आपको पहले भी कहा था, बार बार हम रोज कहते हैं आपसे कि जैसा काम होता है वैसा ही नाम होता है संधि का। ये संस्कृत के अंदर बता रहा हूं मैं आपको, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। यानी कि काम के अकॉर्डिंग उसका हम नाम रख देते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। जैसे यहां पर नाम है जश, यानी कि इस संधि में जश कार्य होता है। यहां पर कार्य के रूप में क्या होगा भैया? जश, यानी कि जश होगा, इसलिए संधि का नाम हो जाएगा जस्तु संधि, क्योंकि काम के रूप में जश हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें जश समझते हैं कि जश क्या है, ठीक है। तो जश का मतलब मैं आपको बता रहा हूं सीधी सिंपल तरीका से, यानी कि वर्ग का तीसरा जो वर्ण होता है उसको हम कहते हैं जश। तीसरा वर्ण, आपको पता है कि हमारे 5 वर्ग होते हैं। वर्ग आपके कितने हों? 5 वर्ग हैं। वर्णमाला आपने पढ़ी होगी, तो उसमें 5 वर्गों का जिक्र किया है, आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। जैसे कि कु, चू, टू, तू और पू। मतलब कवर्ग होता है, चवर्ग होता है, टवर्ग होता है, तवर्ग होता है और पवर्ग होता है, ठीक है। ये हमारे 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग के अंदर 5-5 वर्ण आते हैं। जैसे कवर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, फिर च में च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न। इस तरीका से इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ और ङ। ये हमारे ये हो जाते हैं पूरे के पूरे वर्ण प्रत्येक लाइन के, ठीक है। ऐसे आपको सभी लाइनों के आप लिख लेंगे। तो यहां हमने आपसे कहा कि जश का मतलब होता है तीसरा वर्ण। कौन सा वर्ण है मित्रों? तीसरा, यानी कि 3 नंबर पे जो लिखा हुआ है ना, उसका नाम है जश। तो आप नंबर देख सकते हैं, ये देखो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। तो ये हमारा तीसरा नंबर का रहा। तो ये हमारा तीसरा नंबर का जो है, इसका नाम है जश। आप सभी लाइनों में से तीसरे नंबर वाले को समझ लो, ठीक है, उसका नाम हो जाएगा जश। अब मैं एक साथ लिख दूं कि जश में क्या क्या आएगा। जश में आएगा जब, गड, द, जब, गड़, द। इस तरीका से आपके सामने ये टोटल 5 वर्ण हैं जो कि जश के अंदर आते हैं। यानी कि आपका ये तो हो गया च की लाइन का, च, छ, ज, झ, य। ये हो गया पै की लाइन का, ये हो गया कै की लाइन का, ये हो गया टे की लाइन का और ये हो गया तय की लाइन का।
5 ही लाइन है आपकी। एक तो आपकी च वर्ग की लाइन है, तो च छ जय, पे फे बे, के खे गे, टे ठे डे, ते थे दे, ये तीसरे वर्ण हमने लिख दिए हैं। तो कुल मिला के आपको यहां पर समझना है कि जश संधि का या जश्त्व संधि का मतलब है तीसरा वर्ण। किसका? वर्ग का। यानी कि हमारे 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों में से तीसरा नंबर का जो वर्ण है उसका नाम है जश। क्लियर है? अब आपको जश्त्व संधि में क्या करना है और क्या आपको देखना है और क्या आपको समझना है, यह समझ में आ गया होगा। तो जश आप समझ गए कि क्या होता है। अब इसके हम सूत्र समझते हैं, ठीक है, क्योंकि संस्कृत में सूत्र के बिना काम चलता नहीं है, तो हम इसमें आपको सूत्र के माध्यम से बता रहा हूं। आपको यहां पर मित्रों जश्त्व संधि में आपको 2 सूत्र समझने हैं। कितने? 2 सूत्र। अब दोनों सूत्रों में काफी समानता भी है, लेकिन एक छोटी सी उनमें एक असमानता या डिफरेंस हम कह सकते हैं, ठीक है। दोनों को समझते हैं कैसे जश्त्व संधि करते हैं। तो पहला सूत्र मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए एक सूत्र तो हमारा है झलाम जशवंते। यहां देखिए सूत्र हो जाएगा हमारा झलाम जशोंते। ये तो हमारा मित्रों पहला सूत्र है। क्या है? पहला सूत्र। क्लियर? अब दूसरा सूत्र भी लिख रहा हूं मैं यहां पर, साथ में लिख देता हूं मैं, इधर थोड़ा सा मैं इसको अलग से सेपरेट कर देता हूं। पहला सूत्र हो गया, इधर दूसरा सूत्र लिख रहा हूं झलाम जश झशी। देखिए ये हमारा सेकंड नंबर का सूत्र है और ये हमारा पहले नंबर का सूत्र है। तो ये हमारे 2 सूत्र हैं, बस ये 2 सूत्र आपको समझने हैं। इन 2 सूत्रों में आपकी जश्त्व संधि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कहीं पर भी आपको अलग से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब समझो इसमें होता क्या है। पहले मैं आपको झलाम जशवंते के बारे में बता रहा हूं कि ये किस तरह से संधि कार्य करता है, ठीक है। इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले आपको झल समझने होंगे और आपको जश समझना होगा। जश में आपको बता चुका हूं, समझने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर आपको 2 शब्द समझने हैं, एक तो झल और एक आपको जश। जश आप समझ चुके हैं, तो इसके बारे में यहां बताने की आवश्यकता नहीं है। अब झल को हम बताएंगे। मित्रों झल प्रत्याहार है, और प्रत्याहार कैसे बनाते हैं ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखो आप पहले, क्योंकि वर्णमाला यदि आप नहीं समझते हैं तो ये आपको समझ में नहीं आएंगे। झल क्या होता है, जश क्या होता है, ठीक है, यण क्या होता है, ये बहुत सारी दिक्कतें आपको आएंगी। इसलिए आप पहले उस वर्णमाला को क्लियर कर लीजिए। तो झल का मतलब है आपका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 1 2 3 4, ठीक है, और आपके इसी में आ जाएंगे श श श है, यानी कि श श श और ह। देखिए ये हमारे सारे के सारे जो वर्ण हैं इनको हम कहेंगे झल वर्ण। कितने हो गए? 1 2 3 4, तो ये हो गए, यानी कि प्रत्येक वर्ग में से आएंगे ये। प्रत्येक वर्ग, हमने कहा कि 5 वर्ग होते हैं, तो 5 वर्ग में से आएंगे। आपको पहला आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका मतलब हो गया 5 वर्ग में से 4 आएंगे, तो ये हो गए आपके 20। इधर हो गए आपके 4, तो ये हो गए 24। तो झल के अंदर आपके सामने 24 वर्ण आते हैं। कितने? 24। तो 24 वर्ण किस में आएंगे? झल में। आप इसको अच्छे से समझ लेना कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके टोटल 24 वर्ण शामिल होते हैं। इसको मैं और शॉर्ट कर देता हूं, देखिए और शॉर्ट कर देता हूं, यानी कि आपको यूं समझ लेना है कि य व र और ल, ठीक है, य व र ल, इनको छोड़कर, इनके अलावा, ऐसे लिख लो, इनके अलावा सभी व्यंजन, ऐसे भी आप कह सकते हैं, इनके अलावा सभी व्यंजन आपके झल कहलाते हैं। इनके अलावा सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं? झल। ये भी आप कह सकते हैं। आप देख लो यहां पर ये आ गया आपका श श श ह, ये इसमें शामिल हो चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आ चुका है। इसमें 5वें का नाम कहीं पर भी नहीं है, तो उसको हमें यहां शामिल नहीं करना है। य व र ल को छोड़ दो और सारे व्यंजन इसमें आ जाएंगे, लेकिन 5वां नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 5वां वर्ण यहां पर जो आता है वो नहीं आएगा, बाकी सारे व्यंजन आपके आ जाएंगे। यानी आप ऐसे मान लो कि 5वें को छोड़ के 5वां प्लस य व र ल इनको छोड़ दो
और बाकी जितने भी आपके व्यंजन बचते हैं उनको हम झल कहते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि झल क्या है, नहीं तो आप ऐसे समझ लो, जैसे आपको समझ में आ जाए वो आपको समझ लेना है। ये तरीका हमने बताया कि 1 2 3 4 श है, इसको हम झल कहते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल समझ में आना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि झल होता क्या है। अब देखो झल समझ में आ गया और जश समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब चलते हैं इसके अर्थ की तरफ कि इसका अर्थ क्या बनेगा। चलो इसी के नीचे लिख देता हूं, यहां समझा रहा हूं मैं इसको मैं सूत्र को थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। इसका अर्थ जो है मैं एक ट्रिक के माध्यम से या शॉर्ट तरीका के माध्यम से समझाता हूं आपको। देखिए इसका सिंपल है, झल आपको पदांत में देखने हैं, पदांते, ठीक है। इधर आपको झल मिलेगा, ठीक है। यहां पर आपको झल ढूंढना है, कहां पर? पदांत में आपको झल ढूंढना है। कहां पर ढूंढना है? पदांत में। पदांत का मतलब होता है पद का अंतिम, यानी पद का अंत। अब बताऊंगा मैं पदांत क्या होता है। इसके बाद में यहां पर जो प्लस का चिन्ह है, इसके आगे क्या आपको देखना है वो समझो आप। इधर आपको मिलेगा स्वर या फिर तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है, या फिर हयवरल, हयवरल। इनमें से कोई भी वर्ण यदि मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं? आप जश कार्य कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? जश कार्य, हयवरल। अब जश कार्य देखो यहां पर होगा, जश कार्य का मतलब तीसरा वर्ण होता है। दोबारा सुन लो, इधर आपको झल मिलते हैं तो आप क्या करेंगे? इनको जल के स्थान पर तीसरा वर्ण कर लेंगे। लेकिन कब करेंगे? आगे आपको इनमें से कोई भी वर्ण मिलना चाहिए, ऐसे आपको समझ लेना है। झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये रहे हमारे, ये आपके झल वर्ण हैं, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि देखो ऐसे भी आप शॉर्ट में समझ लो, 1 2 3 4, ठीक है, और श श श ह, 1 2 3 4 श के बाद में आपको यदि स्वर 3 4 5 या हयवरल में से कुछ भी मिलता है तो आपको इसकी जगह पर 3 कर देना है, यानी 1 2 3 4 की जगह 3 बना देना है। यही इसका अर्थ है, यही इसका मतलब है। आप इसको नोट कर सकते हैं, इसी रूप में अर्थ को आप लिखिए, क्योंकि इसी से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो कार्य होता है ये पदांत की स्थिति में होता है। पदांत का मतलब होता है कोई भी हमारा शब्द जिसका शब्द रूप चलता हो या कोई भी धातु जिसकी धातु रूप चलते हो, उसको हम पद कहेंगे। यानी कि कोई भी शब्द पद तभी बन सकता है जब उसकी हम पद संज्ञा कर देंगे। पद संज्ञा करने के लिए यदि शब्द है तो उसमें हम सुप प्रत्यय लगाते हैं। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, सुप तिङंतम पदम, यानी कि सुबंत और तिङंत जो होते हैं उनकी पद संज्ञा हो जाती है। यदि कोई धातु है तो उसमें हम धातु के प्रत्यय लगाते हैं, जैसे कि पठ है तो पठ में तिप लगाया तो पठती। अब पठती जो आपका है ये पद बन चुका है। जैसे आपने लिखा पठ, अब ये जो है पठ ये पद नहीं है, क्योंकि इसमें अभी हमने प्रत्यय आदि का प्रयोग नहीं किया है। जैसे आप इसका रूप चलाओगे तो रूप तभी चलेगा जब ये पद बन जाएगा। समझ रहे बात को? तो जैसे इसका रूप चलेगा तो ये आपका पद बन जाता है। अब ये पद है और पठ आपका पद नहीं है, ऐसे समझना है आपको, ठीक है। तो ये जो संधि काम करेगी ये पद के अंत में काम करेगी। कहां पर? पद के अंत में काम करेगी। जैसे उदाहरण से समझ लेंगे हम अभी। जैसे एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, यहां पर देखिए, इधर आप थोड़ा सा इधर देखें। जैसे कि वाक है, धन ईश है। आप देखिए ये हमारा पद है, ये पूरा पद है और ये भी हमारा पद है, ठीक है। वाक एक अलग पद है, ईश है हमारा अलग पद है, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा पदांत कहलाएगा। अब पदांत हमारा यहां पर देखिए जो पहला शब्द है इसके लास्ट में है, उसको हम पदांत कहेंगे। तो यहां लास्ट में क्या है बताओ? के आ रहा है, क्या आ रहा है? के। और के हमारा पहले नंबर का वर्ण है, तो हमने कहा कि आपको यहां झल मिलेंगे। तो झल में हमारा 1 2 3 4 श ह, इनमें से कोई भी वर्ण आ सकता है, ये सब झल हैं। तो हमारा पहला आ गया, और इधर हमने कहा कि स्वर मिल सकता है, तीसरा चौथा पांचवा मिल सकता है, ह या वरल इनमें से कोई भी मिल सकता है। तो यहां मिल गया आपको स्वर, तो यहां पर आप कर लोगे इसको तीसरा वर्ण। बात समझ रहे? तीसरा वर्ण करेंगे तो यहां के की जगह हो जाएगा
कै खे गे, तीसरा हो जाएगा गे, तो यहां बन जाएगा वागीश है, वागीश है। इसको आप करेंगे वागीश है, इस तरीका से बन जाएगा ये। क्लियर है? ऐसे हम इस झलाम जशवंते सूत्र से संधि कार्य करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अलग अलग बता दूंगा, उदाहरण आपको अलग अलग समझा दूंगा। इधर हमारा जो सूत्र है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर मैं आपको अलग अलग दोनों को बता दूंगा। एक बार दोनों को एक साथ इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि दोनों में थोड़ी सी समानता है और थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमारा सूत्र काम करेगा, ये करेगा अपदांत की स्थिति में। किस में करेगा? अपदांत में, ऐसे समझो। और इधर वाला सूत्र काम करेगा पदांत में, ऐसे आप लिख लेंगे पदांत में। ये समझने की बात है, समझना है इसको आपको। ये वाला सूत्र काम करेगा झलाम जशवंते, यानी अंते से याद रखना है पदांते। ठीक है, अंत में काम करेगा यानी पदांत में करेगा, ऐसे समझना है। पद का मतलब होता है कोई भी सार्थक शब्द, ऐसे समझ लो आप, जिसका रूप चल रहा है, शब्द रूप और धातु रूप, उसको हम कहेंगे पदांत या पद। यहां पर है आपका अपदांत, यानी कि अपदांत की स्थिति में जब संधि काम होगा तो वो आपका इस वाले सूत्र से होगा झलाम जस झसी। अपदांत का मतलब होता है, आप यूं समझिए कि कोई शब्द है जो कंप्लीट बना नहीं है, उसका हम व्यवहार में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, व्यवहार में प्रयोग करने के लायक वो शब्द नहीं है, इसका मतलब है वो अंडर प्रोसेसिंग में चल रहा है। ऐसे शब्द के अंदर यदि कोई संधि कार्य हो रहा है, मान लो वहां पर जश्त कार्य हो रहा है, तो उस स्थिति में इस वाले सूत्र से वहां जश कार्य करेंगे हम। बात समझ गए? जैसे हम एक शब्द लेते हैं, जैसे हमारा शब्द है बुद्धि। क्या है? बुद्धि। ऐसे हम लिखते हैं बुद्धि ही। ठीक है, अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहां होगा बुध धन धी ही। आप देखिए इधर, आपको पता है कि हमारा ये मूल शब्द है, यानी कि बुद्धि हमारा शब्द है और इसका रूप भी चल रहा है बुद्धि ही, क्योंकि यहां पर हमने विसर्ग लगाए हैं, ये प्रत्यय से ही लगे हैं, तो यहां पर ये हमारा पद बन चुका है। अब पद बन गया है, ठीक है, लेकिन यहां पर हमने जैसे इसका विच्छेद किया तो बुध और धी ऐसे हमने कर दिया, ये हमारा प्रत्यय का रूप है, ये हमारा बुध है। ठीक है, बुध धातु है हमारी, तो यहां पर अभी ये पद नहीं है, ये बुध जो है ये पद नहीं है, बल्कि ये शब्द के भीतर यानी शब्द के अंदर काम हो रहा है, ये शब्द के अंदर की बात है। ये देखो बुध और धी, ये शब्द के अंदर है, ना कि पद के लास्ट में नहीं है, ये पदांत नहीं है, बल्कि हम कहेंगे इसको पद के बीच में है, तो ये हमारा अपदांत कहलाता है। इसको हम कहेंगे अपदांत। समझ गए होंगे कि आपका पद क्या होता है और अपदांत की स्थिति क्या होती है, या फिर पदांत की स्थिति क्या होती है। क्लियर है? अब मैं इसको समझाता हूं, इस सूत्र का मतलब क्या है। देखिए, इस सूत्र का मतलब क्या है समझिए आप। यहां पर देखिए, थोड़े से शब्दों को मैं बता देता हूं एक बार। इसमें आ रहा है झल, झल आप जानते ही हैं, मैंने आपको बता दिया है। जश आ रहा है, जश भी आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद में आ रहा है झश। अब झश क्या होता है मैं आपको सीधा सिंपल बता देता हूं। सभी वर्गों से तीसरा और चौथा जो वर्ण है उसका नाम होता है झश, ऐसे आप समझिए शॉर्ट में। यानी कि तीसरा और चौथे नंबर का जो वर्ण है उनका नाम हो जाएगा जश। क्या हो जाएगा? झश, उसका नाम होगा झश। अब इसका मैं शॉर्ट में अर्थ बता देता हूं, एकदम सिंपल, जो आप अच्छे से समझ जाओगे। यहां पर सेम चीज आएगी, इधर तो झल आएगा, ठीक है, यहां तो झल ही रहेगा, और इधर प्लस में आपका रहेगा जश। जश का मतलब झश रहेगा, झश ये वाला, ठीक है। इधर तो झल रहेगा और इधर रहेगा झश। झश का मतलब है तीसरा और चौथा वर्ण। बात समझ गए आप? तो इसका मतलब हुआ कि झल के बाद में यदि तीसरा और चौथा वर्ण आता है तो आपको झल के स्थान पर तीसरा वर्ण कर देना होता है। यही इस सूत्र का अर्थ है। देखिए, ये एकदम सिंपल और सीधा सा अर्थ है, इसको आप ट्रिक समझ लो ऐसे। 1 2 3 4 झल में आते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 4 के आगे यदि 3 4 है तो 1 2 3 4 के स्थान पर 3 हो जाता है। ऐसे भी आप शॉर्ट में समझ सकते हो, या फिर आप यूं समझ सकते हो कि झल के बाद में यदि तीसरा चौथा वर्ण आता है तो झल के स्थान पर आपको तीसरा वर्ण कर देना होता है। यह आपका अर्थ इस वाले सूत्र का है। झलाम जस झसी सूत्र का यही अर्थ है।
और झलाम जस झषि सूत्र जो है ये अपदांत की स्थिति में संधि कार्य करता है, जबकि झलाम जशवंत सूत्र आपका पद के अंत में कार्य करता है, यानी कि यह पदांत का कार्य करता है। ठीक है, पदांत में कार्य करता है। तो इसमें मैंने केवल आपको सामान्य जानकारी दे दी है कि किस तरह से इन दोनों सूत्रों में समानता है, इन दोनों सूत्रों का अर्थ क्या है, आप समझ गए होंगे। अब मैं एक एक सूत्र को लेके चलता हूं और साथ साथ में आपको उदाहरणों की प्रैक्टिस करवाता हूं। चलिए, अलग अलग बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, पहले मैं 1 नंबर वाले सूत्र को ही लेता हूं, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, आपको कहीं पर भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, इसमें हमने आपको अर्थ बता ही दिया। इसका अर्थ हो जाएगा आपका कि इधर आपको झल मिलेंगे और इधर आपको मिलेंगे कोई भी स्वर, या फिर आपको मिलेगा तीसरा, चौथा या पांचवा, या फिर ह य व र ल, इनमें से कोई भी यदि वर्ण आपको मिल जाता है तो आप झल के स्थान पर तीसरा वर्ण कर लेंगे। ये आपका शॉर्ट तरीका है इस वाले सूत्र का, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, ये बहुत ही काम का है आपके लिए दोस्तों। बस ये यदि आप समझ गए तो कभी भी कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता। झल में क्या आता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। झल का मतलब आपको हम अभी बता दिया कि 1, 2, 3 और 4, इसके अलावा श, श, स, ह, ये सारे वर्णों का नाम झल है। तो आप समझ लेना झल क्या है। अब मैं इसमें उदाहरण लिख रहा हूं, आप एक एक उदाहरण को अच्छे से समझ लेना। चलिए उदाहरण देखते। चलिए मित्रों, अब इसमें हम आपको एक एक उदाहरण को समझाते हैं। इसमें हम आपको झलाम जशवंत जो सूत्र है इसके उदाहरण बता रहे हैं अभी। ठीक है, दूसरा वाला सूत्र हम आगे अलग से बताएंगे आपको सेपरेट। तो यहां पर आपको क्या देखना है, आपको यहां देखिए जैसे प्लस का चिन्ह है हमारा, तो प्लस के इधर वाले जगह पे आपको देखना है झल, और इधर आपको ढूंढना है ये वाला, यानी कि कोई भी स्वर या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर ह या व र ल, इनमें से कोई भी वर्ण आपको यहां पर ढूंढना है इस जगह पर। यानी सेकंड नंबर पे आपको ये वाली चीज ढूंढनी है और फर्स्ट नंबर पे आपको झल ढूंढना है। बात समझ गए कि नहीं? यहां पर पहले नंबर पे आपको झल ढूंढना है। झल आप समझ गए क्या होता है, ये झल रहा। और इधर सेकंड नंबर पे आपको स्वर 345 हया वरल में से कोई भी वर्ण ढूंढ लेना है। तो आप यदि ऐसा ढूंढ लेते हैं तो यहां पर आपको इस जगह झल की जगह तीसरा वर्ण कर देना है। चलिए एक एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है षट धन आनन है। षट धन आनन है, तो यहां पर देखिए आनन में आ मिल रहा है जो कि स्वर है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर झल मिलना चाहिए तो ये आपका टे आ रहा है, तो टे झल में आता है कि नहीं भाई? झल में पहला वर्ण आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो टे आपका पहला वर्ण है। इसका मतलब मिल रहा है, नियम लग रहा है। तो आप टे की जगह तीसरा कर दो, टे ठे डे, तो डे हो जाएगा। तो यहां पर डे जैसे ही होगा तो आपका बन जाएगा षडानन है। आप देख सकते हैं टे की जगह हमने डे कर दिया और फिर इसमें आनन मिला दिया तो बन गया षडानन है। क्लियर है? अब यहां आप देख रहे हैं तो ये डे आपका तीसरे नंबर का वर्ण है, टे ठे डे। तो आप तीसरे नंबर से ही समझ सकते हैं कि यहां पर जश कार्य है, यानी जस्त्व संधि होगी यहां। ऐसे आप देखो चित है और इधर रूपम है, चित है और रूपम है। तो यहां आप देखो सबसे पहले तो आप झल ढूंढो, तो ते आ रहा है, झल में आता है, बिल्कुल मिल गया साहब। आगे आपका रूपम आ रहा है, तो रूपम में रे आ रहा है, तो रे देखो आपका है कि नहीं, श श स ह, झल नहीं, इसमें ढूंढना है ना आपको। सेकंड नंबर पे देखना है अपनो रे, तो रे आपको इधर ढूंढना है। बताइए स्वर में नहीं आता है, 3, 4, 5 नहीं आता है, ह य व र ल, ये आ गया रे। ठीक है, इसका मतलब रे भी मिल गया। अब क्या करना है आपको, तय की जगह तीसरा वर्ण कर देना है, तय थे दे, दे कर लेना है। तो यहां बन जाएगा चिद, ऐसे चिद और रूपम, इस तरह से बन जाएगा, आप देख सकते हैं। अब इसको आप अलग तरह से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं? देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, चिद्रूपम, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। देखो यहां पर चिद्रू, द्रु है, यानी कि आपका जो दे आधा है ना, तो आगे आपका रू है, तो रू और दे मिलेंगे तो द्रु बनेगा इस तरह से। ठीक है, और आगे बनेगा पम, तो चिद्रूपम, ऐसा भी आप लिख सकेंगे इसको। बात एक ही है, आप ऐसे लिखोगे तब भी गलत नहीं है आपका, ये दोनों ही रूप सही हैं। जैसे भी आपको सही लगे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब आगे चलो, जगत है और ईश है। तो आप सबसे पहले इधर देखो, पहले नंबर पे, 1 नंबर पे क्या ढूंढना है आपको, झल।
तो आपका ते आ रहा है, झल में आता है, बिल्कुल आता है। इधर ई आ रहा है, स्वर है, तो ये मिल गया आपको। तो ते की जगह कर लो ते थे दे कर लो, बन जाएगा जगदीश है, जगदीश है, बन गया। आगे चलो, आगे है सुप और अंत है। यहां पर आपको देखना झल ढूंढना है, तो यहां पर सुप आ रहा है, तो सुप में पे आ रहा है, तो पे पहले नंबर का है। तो आपको पता है झल में तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों आते हैं, तो बिल्कुल झल मिल गया। आगे आपको स्वर मिल गया, तो यहां पर पे को तीसरा पे फे बे कर लो, तो यहां बन जाएगा सुबंत है। देखो मैं सारे उदाहरण समझाऊंगा ना, तो आप बिल्कुल हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएगा आपको कि जस्त कार्य कैसे होता है। और ये सारे उदाहरण वो हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे है चेत धन अस्मिन, तो यहां पर ते आ रहा है, इधर आपका स्वर आ रहा है, तो यहां ते को दे हो जाएगा, चेदस्मिन ऐसे बन जाएगा, ठीक है, चेदस्मिन। क्लियर है। आगे चलो, वाक है और अत्र है, तो के आ रहा है, इधर अत्र यानी कि ए आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो यहां कै को गे करोगे, कै खे गे हो जाएगा, तो बन जाएगा वागत्र। ये गे आधा है ना, तो पूरा हो जाएगा, ए मिल जाएगा आके, तो वागत्र इस तरह से बन जाएगा, वागत्र। ठीक, आगे चलो, आगे है जगत और धाता। यहां पर देखो ते आ रहा है जगत में, तो आपका झल मिल गया, बिल्कुल मिल गया। आगे आपका धे आ रहा है, अब धे कौन से नंबर पे आता है, ते थे दे धे, चौथा नंबर का है ये, आप समझना इसको, धे चौथे नंबर पे आता है। तो बताइए इधर चौथा नंबर का आपको इधर ढूंढना है, स्वर नहीं, तीसरा नहीं, चौथा मिल गया, बस चौथा मिल गया। तो आप क्या कर सकते हैं, जस्त्व कार्य कर सकते हैं। जस्त्व कार्य कहां करोगे, झल की जगह, तो झल में क्या है आपका ते है, ते का तीसरा क्या होता है, ते थे दे, तो आपका हो जाएगा जगद धाता, इस तरह से लिख दोगे, जगद धाता। ठीक, आगे चलो, वाक धन ईश है, तो इधर के है, इधर ईश, तो यहां हो जाएगा कै का गे, तो बन जाएगा वागीश है, सिंपल है ये। तो आगे है अच और अंत है, यहां पर अच में चे आ रहा है, तो चे आपका झल में आता है, बिल्कुल आता है सब। आगे चलो, अंत है, अंत में आपका स्वर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये मिल गया स्वर। ठीक है, तो यहां चे को कर लोगे तीसरा अक्षर, चे छे जय, तो बन जाएगा अजंत है, अजंत है। ठीक, आगे चलो, वाक धन दत्त है, तो यहां के आ रहा है, इधर दत्ते आ रहा है। अब देखो यहां पर सबसे पहले तो झल ढूंढो, तो के झल में आता है, बिल्कुल आता है। इधर दे है, कौन से नंबर पे, ते थे दे, तीसरे नंबर पे है। तो आप देखोगे यहां पर आपको स्वर मिलना चाहिए, तीसरा, चौथा, पांचवा मिलना चाहिए, तो तीसरा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप के को गे कर सकते हैं, तो यहां बन जाएगा बाग दत्त है, इस तरह से बाग दत्त है। ठीक, आगे चलो, वाक धन दानम, इधर वाक है यानी कि के आ रहा है, ठीक है, झल में आता है के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड नंबर पे ढूंढिए, यहां पर आपको मिलना चाहिए इनमें से कोई भी वर्ण, स्वर 345 या हय वर्ण में से कुछ भी मिलना चाहिए, तो यहां मिल रहा है दे, यानी कि तीसरा वर्ण है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, के को गे कर सकते हैं, तो यहां बन जाएगा वागदानम, वागदानम। क्लियर। आगे चलिए, यहां पर दिक और दर्शन, तो यहां पर क्या आ रहा है, पहले नंबर पे झल में आता है, बिल्कुल आता है। इधर दे आ रहा है, ते थे दे तीसरा है, तो तीसरा यहां पर मिल रहा है आपको, तो यहां पर आप के को गे कर लेंगे, तो यहां बन जाएगा दिग्दर्शनम, दिग्दर्शनम। इस तरह से ये उदाहरण आपके सारे के सारे बन जाते हैं, किसी में भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर एक उदाहरण है मित्रों, देखिए, सत धन चित। पहले तो आप यहां संधि करेंगे, सत धन चित में यहां पर आप स्तुत्व संधि करेंगे। स्तुत्व संधि में आपको पढ़ाया स्तुत्व संधि, स्तो स्टु न स्टु सूत्र से। तो यहां पर तय मिल रहा है, इधर आपको चय का योग है, तो तय के स्थान पर चय कर लोगे, तो यहां बन जाएगा सच्ची, सच्चित, सच्चित बन जाएगा। अब यहां आप देखिए, ये तो मिली जाएगा यहां पर स्तुत होकर के। अब यहां से आप देखेंगे इस जगह पर हम संधि कार्य करेंगे जस्तु, तो यहां पर तय आ रहा है, इधर आपका आनंद में आ रहा है, तो तय आपका झल में आता है, इधर आपका ये आ स्वर में आता है, तो यहां पर तय को दे कर लेंगे आप, और इधर वाला तय जो है इसको आप स्तुत संधि के नियम से चय कर लेंगे। तो यानी कि दो संधियों के नियम यहां लगेंगे। सबसे पहले आप इस वाले सत में जो तय है इसको करेंगे चय, तो आप बना लेंगे सच्चे, ऐसे मैं इसको अंदर ही कर देता हूं मात्रा की, ऐसे, ठीक है। और इधर आपका चित है, ऐसे सच्चित। अब जो तय है ये वाला, इसका जस्त संधि से दे हो जाएगा, सच्ची दे, ऐसे दे हो गया। अब आगे आनंद मिलाना है इसमें, तो ये हलंत हट जाएगा क्योंकि आ मिल जाएगा, आ नंद है, ऐसे।
तो ये देखिए भैया बन गया आपका सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है, ऐसे बन गया। क्लियर। आगे चलो, अनेजत धन एकम, यहां पर अनेजत में ते आ रहा है, इधर एकम आ रहा है, स्वर मिल गया तो यहां ते को दे हो जाएगा, बन जाएगा अनेजदेकम, अनेजदेकम, ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है। आगे चलो, दिक है, अंबर है, के आ रहा है, इधर अंबर में ए आ रहा है, तो ए आपका स्वर है, ये आपका के झल में आता है, तो इसको तीसरा बनाना है, के खे गे, तो यहां बन जाएगा दिगंबर है। क्लियर। आगे है समिध, यहां पर बताइए झल है कि नहीं, तो धे आ रहा है, तो धे आपका झल में आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा साहब। झल में तो चारों वर्ण आते हैं, 1 2 3 4, चारों वर्ण इसमें आ जाते हैं, तो ये है आपका ते थे दे धे, चौथे नंबर का है, बिल्कुल झल मिल गया आपको। आगे आ है, स्वर मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां पर आपको 3 बना देना, इसको धे के स्थान पर तीसरा करेंगे तो ते थे दे हो जाएगा। तो यहां बना लेंगे समी दा, समी दा, या धे था ना, इसको धे को दे कर दिया तो समिद, अब आ मिल गया आगे ये वाला आ, तो समिदा धानम, ऐसे बन जाएगा, समिदा धानम, समिदा धानम। ठीक है। धानम है ना ये, और आ इसमें चला गया, आ धानम था, तो आ आपका दे में चला गया तो दा बन गया, समिदा धानम। आगे है अच, आगे है आदि, अच धन आदि, तो बन जाएगा आजादी, आजादी, क्योंकि चे को तीसरा हो गया, चे छे जे। अब लास्ट है सट धन राग है, क्या है, षट धन राग है, तो यहां पर टे आ रहा है, टे झल में आता है, आगे रे आ रहा है, तो बिल्कुल रे आपको यहां मिल रहा है, आगे ये रहा। ठीक है। अब यहां क्या करेंगे आप, टे की जगह आप कर लेंगे तीसरा, टे ठे डे, डे कर लेंगे। अब डे में आप राग मिलाएंगे, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, षड्रा, ऐसे षड्राग है, ऐसे लिखा जाता है, ये षड्राग है। ये डे में इस तरह से मिलता है आपका, जैसे आप ट्रक में लिखते हैं ना, ट्रक, इस तरह से ट्रक में लिखते हैं कि नहीं, ऐसे आप ट्रक में इस तरह से रे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, इसी तरह आपका ये जो रे है डे में इसी तरह लगेगा। आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मित्रों, ऐसे षड्राग है, एक ही बात है, कोई अलग अंतर नहीं है, दोनों सेम है, एक ही रूप है ये, या तो षड्राग बोलो या षड्राग है, ऐसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलने में तो सेम ही आएगा, लेकिन लिखने में इस तरह से अलग अलग आपको दिखेंगे। तो इस तरह मित्रों हमने झलाम जशोअंते के ये बहुत सारे उदाहरण आपको एक एक करके समझा दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे। इसमें हमने आपको नियम समझा दिया है कि झल के बाद में यदि स्वर 345 हय बरल इनमें से कुछ भी मिलता है तो झल की जगह आपको तीसरा वर्ण कर देना है। किसका तीसरा, झल में जो भी मिलेगा उसी का तीसरा आपको कर देना है मित्रों। तो यहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक चलिए। अब हमारा सेकंड नंबर का जो सूत्र है झलाम जस झसी, उसको भी समझ लेते हैं, उसके भी कुछ उदाहरण हम यहां पर प्रैक्टिस के रूप में देख लेते हैं। तो चलिए इनको मिटा देते हैं, आप इसको लिख लो अच्छे से। अब हम सेकंड नंबर का जो हमारा सूत्र है उसको लेते हैं। सूत्र नंबर 2 सूत्र है हमारा झलाम जश झसी। ठीक है, इसका अर्थ हम आपको बता चुके हैं, एकदम सिंपल है। इधर आपको झल मिलेगा, ठीक है, झल, और इधर झल के बाद में आपको मिलेगा तीसरा और चौथा वर्ण। यदि ऐसी स्थिति मिलती है तो झल की जगह आपको 3 बना देना है, एकदम सिंपल है ये। ठीक है, इस झल की जगह 3 बना देना है। लेकिन ये जो काम होगा ये होगा आपका ए पदांत में। कहाँ होगा? ए पदांत में। ए पदांत क्या होता है मैं आपको काफी देर से समझा चुका हूं। ये आपको बहुत सारी बातें इसके बारे में बताई थी हमने कि ए पदांत क्या होता है, पदांत क्या होता है। तो मित्र यहां पर आपको जो भी उदाहरण मिलेंगे उसमें जस्त्व कार्य बीच में होगा, शब्द के बीच में होगा, ऐसे समझो आप। जैसे उदाहरण समझते हैं इसके, उससे आपको पता चल जाएगा। ये तो इसका अर्थ है, अर्थ आप समझ गए होंगे। ये आप अर्थ है, इसको आप शॉर्ट में लिख लो इस तरीका से, ये अर्थ है। झल के बाद में यदि तीसरा चौथा वर्ण मिलता है तो झल के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। ये एकदम सरल तरीका का अर्थ है, एकदम सिंपल, या इसको हम ट्रिक वाला अर्थ कह सकते हैं। ठीक है, लिख लो। झल के बाद में यदि तीसरा चौथा वर्ण मिलता है तो झल के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं उदाहरण बताता हूं। देखो ऐसे हो जाता है, जैसे हमारा उदाहरण है बुध धन धीहि। देखो आप, अभी देखो आप इधर देखिए, बुध धन धी,
अभी ये हमारा जो बुध शब्द है ये हमारा पद नहीं है, ये अपद है, यानी कि ये पद नहीं बना अभी, क्योंकि इसका रूप नहीं चल रहा है। जब रूप चलने वाला कोई शब्द होता है यहां पर, यानी कि ऐसा शब्द जो कंप्लीट हो चुका है, जिसका हम व्यवहार में प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, जो व्यवहार में प्रयोग करने के लायक बन जाता है, वो ही शब्द पद कहलाता है। अभी ये बुध शब्द का हम प्रयोग कभी नहीं करते इस रूप में, जैसे पठ का रूप हम ऐसे कभी प्रयोग नहीं करते, पठ, इसका रूप हम चलाते हैं पठती, ऐसा रूप चलाते हैं ना, तो वो पद होता है। पठ कभी पद नहीं होता है इस तरीका का। खाद आपका इस तरह से कभी पद नहीं होता है, ये क्योंकि इसका रूप नहीं चला है अभी, जब रूप चलने लग जाएगा तो पद बन जाएगा। इसी तरह बुध का रूप नहीं चला है तो ये पद नहीं बना है अभी, ऐसे समझो आप सीधा सा। तो यहां पर देखेंगे बुध में ध आ रहा है, हमने कहा कि झल मिलना चाहिए, तो ध आपका चौथे नंबर का है, और झल में आपको पता है कि क्या क्या आता है, तीसरा मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा ये चारों वर्ण आते हैं, इसके बाद में श है ये भी आ जाते हैं आपके झल में। तो यहां झल में आपको मिल गया ध। आगे हमने कहा कि आपको मिलेगा तीसरा या चौथा, तो क्या मिला, ते थे दे ध, चौथा वर्ण मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आपको झल मिल गया, तो यहां पर 4 को हटा के मैं झल ही लिख देता हूं। देखो इधर आपको झल मिल गया, झल के रूप में क्या मिला, ध, और इधर आपको 3 4 में से क्या मिला, 4। तो हमने कहा कि झल के स्थान पर क्या कर लोगे आप, 3। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर झल में क्या है, ध, तो ध को 3 बना देना है, तो ध का 3 होगा ते थे द, तो यहां पर आपको द बना देना है, ऐसे ऐसे बना देना है आपको। हमने ध को हटा के द बना दिया, और आगे जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख देना है, इसमें कोई आपको छेड़खानी नहीं करनी है। अब इसको हम मिला दोगे तो आपका रूप इस तरह से बन जाएगा, देखो ऐसे बनेगा ना, ऐसे लिखेंगे इसको, बुद्धि, इस तरह से लिखा जाएगा। ये समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसके मैं आपको और भी बहुत सारे उदाहरण आपको समझा देता हूं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और इसमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह के उदाहरण इसमें आते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। देखिए मित्रों, यहां पर आपको मैं उदाहरण समझाता हूं, जैसे कि आपको हमने एक उदाहरण तो बता दिया अभी। अब देखो दूसरा उदाहरण है हमारा लब धन ध है। देखो लब धन ध, ये अपदांत के शब्द हैं, सारे के सारे अपदांत की स्थिति में ही यहां पर आपका कार्य होगा। देखो लब में आपको भय मिल रहा है जो कि झल में आता है, तो यहां आपको झल मिल गया। यहां पर आगे आपको तीसरा चौथा वर्ण ढूंढना है, तो तीसरा चौथे में से आपको ध मिल गया। इसमें ज्यादातर ध के उदाहरण हैं, क्योंकि ये चौथे नंबर वाले वर्ण की ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है ना, ऐसे। तो यहां पर आपको क्या करना है, इधर झल जो दिख रहा है इसको 3 बना देना है। तो ये किस वर्ग से आया है, भय, पे फे बे भय, यानी पे वर्ग का है, तो पे वर्ग में तीसरा आता है पे फे बे, तो यहां पर आपको बे बना देना भय को हटा के, तो यहां बन जाएगा लब ध है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही है लुभ और ध, सेम कंडीशन है, यहां भी भय और यहां भी ध, तो यहां बन जाएगा लुभ ध है, ठीक है। यहां देखो घ आ रहा है, दुघ धन धम, दुघ धन धम, तो यहां घ आ रहा है घ, तो ये किस वर्ग का है आपका, ये है कै का, कै ख ग घ, चौथा है, तो इसको 3 बना दो, कै ख ग बना दो, तो यहां बन जाएगा आपका दुग्धम, ऐसे बन गया दुग्धम। हमने घ को 3 वर्ण में परिवर्तित कर दिया है, तो तीसरा होता है इसका ग। आगे चलो, यहां पर है ककुप धन गामी, तो ये आपका क्या है, पे, इधर है आपका ग, यानी कि ये तीसरा वर्ण आ गया आपका। इधर तीसरा और चौथा दोनों मिल सकते हैं, इधर आपको झल मिलेगा, तो यहां पे को आपको बनाना है पे फे बे, तीसरा बनाना है, तो यहां बन जाएगा ककुब गामी, ककुब गामी, इस तरह से रूप बन जाएगा। आगे चलो, युद्ध है और ध है, तो यहां पर युद्ध, इधर आपका ध, तो यहां तीसरा बना दो आप, तो यहां बन जाएगा आपका, ऐसे लिखेंगे युद्ध है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम तीसरा बनाएंगे और इधर आपका ध है ही है, युद्ध है, ऐसे सेम, ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। आगे है उपलव धन धी, तो लव है, इधर धी है, तो लव में भय आ रहा है, तो भय को बनाओगे आप बे, क्या बनाओगे, बे, तो आप लिख दोगे उपलब्धि, उपलब्धि, ऐसे लिखेंगे। आगे हमारा एक और है इसमें क्षुभ धन ध, तो क्षुभ में भय आ रहा है, इधर आपका ध आ रहा है, तो भय को क्या करेंगे, पे, ऐसे क्षुभ ध, क्षुभ ध,
इस तरह से हमारे ये झलाम जश झशी सूत्र के उदाहरण हो जाते हैं। तो यहां पर आपने समझा कि झल के बाद में यदि आपको तीसरा या चौथा वर्ण मिलता है तो आप झल की जगह तीसरा वर्ण कर देते हैं। यही इस सूत्र का मतलब है। कुल मिला के दोनों सूत्रों में झल के स्थान पर हमने क्या किया, तीसरा वर्ण। हमने आपको पहले ही बता दिया कि तीसरे वर्ण का मतलब होता है आपका जस्त्व संधि का कार्य, यानी कि जस्त्व संधि में तीसरा वर्ण होता है। और तीसरा वर्ण किसकी जगह पर होता है, झल की जगह पर होता है। अब कब होता है, दो कंडीशन हमने आपको बता दी। एक में आपको बताया कि पदांत की स्थिति में होता है झलाम जशोअंती सूत्र से, तो जैसे कि जगदीश बनता है, वागीश बनता है, ठीक है। और दूसरे सूत्र में बताया झलाम जश झशी में, इसमें होता है अपदांत की स्थिति में। जो इस तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे, तो इसमें झल के बाद में तीसरा चौथा वर्ण मिलना चाहिए, तभी आप झल के स्थान पर तीसरा कर सकते हो। और झलाम जसवंती में क्या मिलना चाहिए, आगे आपको स्वर मिल सकते हैं कोई भी, इसके अलावा तीसरा चौथा पांचवा मिल सकता है, इसके अलावा आपको मिल सकता है उसमें हयवरल। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं झलाम जशोअंती सूत्र की, जो आपको हम बता चुके हैं। तो मित्रों इस तरह से ये जस्त्व संधि आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपका सवाल इससे कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एकदम सरल तरीका से हमने समझाया है। इसमें जो बारीक बातें थी वो भी मैंने आपको बताई कि जश क्या होता है, झश क्या होता है, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, किस तरह इसमें सूत्र में प्रयुक्त होते हैं ये शब्द, सारा कुछ समझा दिया है। ठीक है, अभी आपके दिमाग में कोई डाउट चल रहा है, कोई भी शंका है, तो आप सवाल कर सकते हैं, निश्चित रूप से शंका का समाधान कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इसको मिटा देते हैं और रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी इसमें क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट में आपका रिवीजन कर दूंगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था इस जस्त्व संधि में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जस्त्व संधि में जश आपको बताया था कि जश क्या होता है। जश का मतलब होता है तीसरा वर्ण। ठीक है, इसको समझने के लिए जब गण दश, जब गण दश ऐसे समझ लो आप। ये हमारे जो वर्ण हैं 5, इनको हम कहते हैं जश। ठीक है, क्योंकि हमारा जस्त्व संधि के अंदर जो 5 वर्ग हैं, उन 5 वर्गों में से तीसरा तीसरा आ जाएगा। ये तीसरे तीसरे वर्ण हैं हमारे प्रत्येक लाइन के, समझ गए ऐसे। इसके बाद में हमने आपसे कहा कि झल क्या होता है, तो झल आपको हमने समझा दिए। ठीक है, इसमें पहला वर्ण आ जाएगा, दूसरा वर्ण आ जाएगा, तीसरा और चौथा वर्ण आ जाएगा। इसके अलावा इसमें आ जाएगा श है, इनको हम क्या कहेंगे, झल कहेंगे। ये आपको हम बता चुके हैं, 1 2 3 और 4, और इसमें आपके तीनों ही श आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें है आ जाता है, इनका नाम हो जाएगा आपका झल। ये आपको समझा दिया। इसके बाद में आपको हमने बताया झश। झश में आपको हमने कहा कि तीसरा और चौथा वर्ण आता है, इसको हम कहते हैं झश। अब इसके अलावा कोई भी शब्द नहीं आएगा आपको दोनों सूत्रों में। तो हमने आपको मित्रों 2 सूत्र बताए थे। पहला सूत्र बता रहा हूं, पहला सूत्र था झलाम जशोअंते, झलाम जशोअंते, ये आपको पहला सूत्र बताया था। इसके बाद में दूसरा सूत्र आपको बताया था झलाम जश झशी, ये आपको दूसरा सूत्र बताया था मित्रों। पहला सूत्र आपका पदांत में काम करता है, ये आपका अपदांत में काम करता है। मैंने दोनों सूत्रों की ट्रिक बता दी थी आपको, कैसे बताई थी देखिए, यानी कि शॉर्ट में आपको ट्रिक हमने समझा दी थी। पहले वाले सूत्र में हमने कहा कि झल के बाद में यदि आपको कोई भी स्वर मिल जाए, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण मिल जाए, या फिर आपके सामने ह य व र ल, इनमें से कोई भी यदि रूप मिल जाता है तो झल के स्थान पर 3 बना देना। ठीक है, ये आपका नियम हम बता चुके हैं झलाम जशोअंती में। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में हमने सेकंड में बताया था, ये हमारी ट्रिक 1 हो गई। दूसरी ट्रिक में हमने बताया कि इधर आपको यदि झल मिल जाता है और बाद में तीसरा और चौथा वर्ण मिल जाता है, तो आप झल की जगह पर तीसरा वर्ण कर देते हैं। ये हमारा हो जाता है झलाम जश झशी सूत्र की ट्रिक। ठीक है, ऐसे करके मित्रों इसमें हमने पूरा रिवीजन करवा दिया है। आपका झल क्या होता है ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब इसमें कोई आपकी शंका या कोई भी डाउट नहीं रह सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी जस्त्व संधि की वीडियो। कैसी लगी आपको जरूर बताना है। आज की हमारी क्लास कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट, इसके बारे में अपने विचार जरूर आपको देने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, अवश्य ही इसको प्ले स्टोर
से डाउनलोड करना है। इस पे बहुत कुछ आपको मिलेगा और बहुत ही सस्ती कीमत पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। 1151 रुपए में, 599 रुपए में आपको यहां पर रीट संस्कृत का पूरा कोर्स दिया जा रहा है। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स आपको हम यहां पर फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। हमारी रीट की बुक है जो कि आपको फ्री में यहां पर दे दी जाएगी ई बुक के रूप में, और भी बहुत सारी आपको सामग्री है जो आपको वहां पर मिल जाएगी दोस्तों। तो निश्चित रूप से आपको देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और अच्छे से मेहनत करो। निश्चित रूप से आप सफलता तक पहुंच जाओगे, मंजिल तक पहुंच जाओगे। कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आपके हौसले मजबूत होने चाहिए, तभी जाकर के आप जीत सकते हो दोस्तों। दुनिया को दिखाना है तो जीत कर दिखाओ, क्योंकि दुनिया तभी मानती है जब आप जीत जाते हो, नहीं तो कोई आपको नहीं मानने वाला। चाहे कितना भी कुछ आपने किया है, कितनी भी मेहनत आपने की है, कितना भी परिश्रम आपने किया है, दुनिया के सामने जीरो हो जाता है। इसलिए अपने आप को साबित करना है तो सिद्ध करके दिखाना होगा, जीत हासिल करके दिखानी होगी, सफलता प्राप्त करके दिखानी होगी, तभी लोग आपको सलाम करेंगे दोस्तों। क्योंकि आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करो तो एक दिन जरूर मिलती है, जरूर मिलती है। सबके लिए धन्यवाद। मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। सबके लिए नमस्कार। पुनः मिलेंगे ऐसी ही क्लास के साथ। धन्यवाद।